Hello friends, welcome to the video. In this video, we will come across making of the constitution. In this, we will be also dealing with the basics of the constitution. So, knowing all the basics and making of the constitution, stay tuned till the end of the video. So, let's start. What is making of the constitution? Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेशन. कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम हिंदी में संविधान भी कहते हैं, ये एक फंडामेंटल लॉ है नेशन का. यहाँ पर फंडामेंटल लॉ का मतलब क्या है? जैसे भी कोई भी लॉ जैसे आप बनाते हैं, वो लॉ सही है या गलत, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से. मान लीजिए कोई लॉ ऐसा बन गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब उसमें ऐसे चीज़ें लिखी हुई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही हैं, तो उस पर्टिकुलर लॉ को हम क्या कर देंगे? स्क्रैप कर देंगे. स्क्रैप मतलब उस लॉ को हम ख़त्म कर देंगे. तो ये चीज़ें कोई भी लॉ को, पर्टिकुलर लॉ को बताती है कि ये लॉ सही है या गलत, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. इसे मतलब ये सारे लॉ का क्या हो गया? फंडामेंटल लॉ. फंडामेंटल लॉ का मतलब यहाँ है कि ये एक बेसिस बन गया जिसके आधार पे कोई लॉ सही होगा या गलत, ये हम बता सकते हैं. इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेशन. सेकेंड है डिटरमाइन कंसेप्ट, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. तो कंसेप्ट, नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट में जैसे आपने देखा है कि इलेक्शंस होते हैं. आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है. तो आर्टिकल 324 ये बताता है कि हमें गवर्नमेंट का हमें इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे और उस इलेक्शन से हमें गवर्नमेंट चूज़ करनी पड़ेगी. तो ये जो चीज़ है ये कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में. तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट आएगी, तो ये बताता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन. उसी प्रकार से नेचर, गवर्नमेंट का बिहेवियर कैसा होगा, गवर्नमेंट कैसी बिहेवियर की होगी. जैसे मान लीजिए आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में है डीपीएसपी, ये वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए काम करते हैं. मतलब इसमें वो प्रोविजंस दिए गए हैं जो वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए है. तो गवर्नमेंट हमेशा इनको देखकर, इनको आइडियल्स मान के ही अपना गवर्न करती है, अपने लॉ लाती है. तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये जो डीपीएसपी कहाँ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं. तो ये क्या बताती है? नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट किस एरियाज़ में, मतलब आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट किस एरिया के में काम करेगी, कैसे काम करेगी. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे. जैसे भी आपने देखा होगा कैबिनेट होती है, उसके बाद एमओपीज़ होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं. तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है, ये हमें कैसे पता चला कि हमें प्राइम मिनिस्टर रखना है, हमें सीओएम रखना है, दैट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखना है, लोकसभा बनाना है, राज्यसभा बनाना है. ये सारा जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का हो गया, जो एक यूनिट के तौर पर काम करती है, ये सारी चीज़ें हमें मिली हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये क्या डिटरमाइन करती है? हमारा कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट. नाउ थर्ड पॉइंट इज स्पेशल लीगल स्टेटस. कॉन्स्टिट्यूशन को हमने स्पेशल लीगल स्टेटस दे रखा है, मतलब ये सुप्रीम है. कोई भी लॉ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी लॉ अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ या इसके अगेंस्ट चला गया, तो हम उस पर्टिकुलर लॉ को क्या कर देंगे? स्क्रैप कर देंगे. उस लॉ को हम क्या कर देंगे? स्क्रैप कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे. तो हम क्यों ख़त्म कर देते हैं? हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं ख़त्म कर देते? क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना हुआ है, इसे हमने स्पेशल लीगल स्टेटस दिया है. तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म नहीं करेंगे, हम उस लॉ को ख़त्म करेंगे जो इसके अगेंस्ट चला गया है. इसी चीज़ को कहते हैं स्पेशल लीगल स्टेटस. अब बात करते हैं गवर्न्स रिलेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट. अब यहाँ पे ये सिटीजन्स और स्टेट के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है. मतलब आपको जो राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि FR, फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कहाँ लिखे हुए हैं? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. जब भी आपको लगता है कि जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो आगे आप वॉयलेट हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप
क्लेम करने चले जाते हो। कहाँ क्लेम करते हो? एससी में क्लेम करते हो, यानी सुप्रीम कोर्ट में क्लेम करते हो। और सुप्रीम कोर्ट यही कॉन्स्टिट्यूशन देखकर बताती है कि पर्टिकुलर आपने जो क्लेम किया है वो सही है या गलत है। तो आप जब क्लेम करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन उसका बेसिस बनता है कि ये सही है या गलत। तो आप जब क्लेम कर रहे होते हो तो आप स्टेट के अगेंस्ट क्लेम कर रहे होते हो, मतलब आपको वायलेशन हुआ होगा तो स्टेट या गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके अगेंस्ट ही हुआ होगा ना। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट में कुछ हो गया या आपको इक्वलिटी नहीं दी गई, तो आप यही बोलोगे ना स्टेट की कि इन्होंने हमें नहीं दी, इक्वलिटी नहीं दी है। तो आप स्टेट के अगेंस्ट क्लेम करते हो ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिलेशनशिप बनाता है स्टेट और सिटीजन्स के बीच में, ताकि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभाव ना हो, दोनों आपस में अच्छे से रहें। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ताकि कभी भी आपको लगे कि स्टेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये स्टेट उस प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप सीधा एससी पे जाकर आप अपील कर सकते हो और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए आपको राइट्स मिल जाएंगे। तो ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? सिटीजन्स और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये फंडामेंटल लॉ की तरह काम करता है, डिटरमाइन करता है गवर्नमेंट को, स्पेशल लीगल स्टेटस हमने दे रखा है, ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है सिटीजन्स और स्टेट के बीच में। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, यहाँ पे एंटी आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? तो जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने? अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बॉडी ने बनाया है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो अब हम देखेंगे कि कैसे बना। तो जो पहला आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, वो आइडिया दिया था एम.एन. राव ने। किसने दिया था? एम.एन. राव ने दिया था 1934 में कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। तो ये आइडिया सिर्फ आइडिया महज था। फिर 1938 में इस आइडिया को 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एज कंसिडर करते हुए डिक्लेयर किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग की कि हमें 1938 में कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए और हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो ये जो डिमांड की गई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ये जो डिमांड है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की और एक्सेप्ट करके 1940 में अगस्त ऑफर आया। इस अगस्त ऑफर को ही हम बोलते हैं डिमांड एक्सेप्ट। जो डिमांड हमारी एक्सेप्ट हो गई थी इस अगस्त ऑफर में ही हुई थी, मतलब उन्होंने डिमांड एक्सेप्ट करी। तो हमें पता कैसे चला कि वो डिमांड एक्सेप्ट हो गई? तो उन्होंने क्या भेजा था? अगस्त ऑफर, जिसमें हमारी डिमांड एक्सेप्ट हो गई थी। उसके बाद आता है क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल क्या है? क्रिप्स प्रपोजल में ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट थी, हमारी जो मुस्लिम लीग थी, वो चाहती थी कि हम अपनी ऑटोनोमस स्टेट बनाएं और उस ऑटोनोमस स्टेट का हम एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं, जो कि एक प्रपोजल दिया गया था क्रिप्स को। तो ये जो प्रपोजल था, हमारा जो मुस्लिम लीग का प्रपोजल था वो क्रिप्स ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? रिजेक्ट। उन्होंने बोला था कि नहीं, आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की इजाज़त हम नहीं देंगे, ऐसा। तो ये क्या हो गया? क्रिप्स जो प्रपोजल था वो क्रिप्स प्रपोजल ने क्या कर दिया? क्रिप्स प्रपोजल आया था जिसमें हमारी मुस्लिम लीग की जो मांग थी वो क्या कर दी गई थी? रिजेक्ट कर दी गई थी। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन रिजेक्टेड द आइडिया। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कैबिनेट मिशन ने भी जो आइडिया था 2 ऑटोनोमस बॉडी बनाने का या 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, वो क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला था कि आप 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बना सकते, आपको सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की इजाज़त है। तो कैबिनेट मिशन प्लान में भी वो जो आइडिया था मुस्लिम लीग का वो रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन दोनों में डिफरेंस यहाँ पर ये है कि क्रिप्स मिशन में मुस्लिम लीग एग्री नहीं करी थी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है वो क्या कर गई? उससे कहीं ना कहीं एग्री कर गई। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बनाने के लिए वो मुस्लिम लीग क्या कर गई? एग्री कर गई। इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट एक असेंबली बन गई 1946 नवंबर में। तो आपको याद रखना पड़ेगा किसके प्रपोजल के बाद बनी थी? कैबिनेट मिशन के बाद बनी थी। कब बनी थी? नवंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो गई थी।
अब हम बात करते हैं उसका टोटल स्ट्रेंथ क्या था। तो टोटल जो स्ट्रेंथ थी उसकी 389 थी, जिसमें 296 ब्रिटिश थे। बी का मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, मतलब ब्रिटिश के अंडर की जो स्टेट्स थे ब्रिटिश स्टेट्स थे। और यहाँ पे ये जो पीएस का मतलब है ये है प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। कितने? 93। तो ब्रिटिश स्टेट्स वो स्टेट्स थे जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश द्वारा गवर्न किए जा रहे थे, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल में थे ब्रिटिश के अंडर। जो प्रिंसली स्टेट थे वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं थे ब्रिटिश के अंदर, वहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर मोनार्क बिठा रखा था, वो मोनार्क ब्रिटिश के अंदर काम करता था। तो आपको ये यहाँ पे ये याद रखना है कि ब्रिटिश स्टेट जो थे वो डायरेक्टली कंट्रोल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, जो प्रिंसली स्टेट थे वो डायरेक्टली कंट्रोल में थे, इनडायरेक्टली कंट्रोल में थे ब्रिटिश के अंदर। तो ये जो सीट्स थी आपको याद रखनी है, 389 टोटल सीट्स थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश स्टेट्स थे और जिसमें से 93 प्रिंसली स्टेट्स थी। अब आप देखते हैं वर्किंग, ये वर्किंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे काम कर रही थी? जब बन गई थी, जैसे मैंने आपको बताया नवंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनकर तैयार हो गई थी। तो उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा को बनाया गया था। ये सबसे ओल्डेस्ट थे इसलिए उन्हें बना दिया गया था, ये सबसे ओल्डेस्ट थे इसलिए उन्हें बना दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि ओल्डेस्ट थे इसलिए उन्हें बना दिया गया था। सेकंड मीटिंग में इन्हें बदल दिया गया था, तो सेकंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो चलो देखते हैं, जो सेकंड मीटिंग हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, हालांकि 2 दिन बाद ही हुई थी। तो इस मीटिंग में जो प्रेसिडेंट थे उनको बदल दिया गया था, वो अब थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेशन। ये दोनों मैंने मीटिंग लिखा है, यहाँ सेशन लिखा है। इसका मतलब ये है यहाँ पर, क्योंकि मीटिंग में वो लोग सिर्फ आ रहे थे, बैठ रहे थे, बातचीत कर रहे थे और जा रहे थे, कोई रिजोल्यूशन या कोई प्रपोजल नहीं रखा गया था सामने। लेकिन जो फर्स्ट सेशन हुआ था 13 दिसंबर 1946 में, इसमें पहली बार रिजोल्यूशन दिया गया। रिजोल्यूशन किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। वो जो रिजोल्यूशन था वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये एक फ्रेमवर्क है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होगी, मेन पॉइंटर्स है, मतलब कि जिसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसे ही हमने एक पॉइंटर्स के तौर पे या एक फ्रेमवर्क के तौर पर बना दिया था, उसे ही हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि हमारा कंट्री कैसा होगा, ब्रदरहुड रहेगी, रिपब्लिक रहेगी, डेमोक्रेटिक रहेगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने डाल रखी थी। तो इसे ही जो मेन पॉइंटर्स थे, जो मेन पॉइंट थे वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में डाल दिए थे कि हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रहेगा, उसे ही हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रपोजल रखा गया था। कब? फर्स्ट सेशन में 13 दिसंबर 1946 में। और ये सबके द्वारा एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, मतलब कि किसी ने भी इसके अगेंस्ट वोट नहीं किया था, सब ने इसको माना और ये सब अडॉप्ट भी कर लिया गया था। कब? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 तक सब लोगों ने इस चीज़ पर एक्सेप्ट किया, एग्री किए, इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को सहमति दी। तो आपको ये जो पॉइंटर्स हैं मैंने रेड से दिए हैं, ये आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कमिटीज़। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी तो उसमें बहुत सारी कमिटीज़ थी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए गए थे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है क्योंकि हमारी जो कंट्री है बहुत डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट वेराइटीज़ के लोग हैं यहाँ पे, डिफरेंट कास्ट हैं। तो क्या है, इनके अकॉर्डिंगली हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन इन सब के अकॉर्डिंग इतनी डाइवर्स कंट्री के लिए बनाना था तो बेसिकली हमें बहुत सारी कमिटीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो उन कमिटीज़ में जो मेजर कमिटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसे ड्राफ्टिंग कमेटी मेजर क्यों हुई? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक दिया गया था उसमें जो मेन पॉइंट थे, अब वो उस मेन पॉइंट का ड्राफ्ट बनाने वाली थी, मतलब कि एक टाइप का यूँ आप कह सकते हैं नक्शा बनाने वाली थी या ढांचा बनाने वाली थी जिस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था। तो ये ड्राफ्ट करने वाली थी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसीलिए ये मेजर कमेटी में आती है। तो इसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ये कमेटी सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 में।
आपको ये डेट भी याद रखना है, हो सके तो। नहीं, आप नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेंबर्स बहुत अच्छे से याद रखना है और चेयरमैन याद रखना है। तो यहाँ पे कितने टोटल मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर्स थे। और चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हीं को ही ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या बनाया गया था? चेयरमैन बनाया गया था। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फंक्शंस हैं जो अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा उन्होंने और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए थे, हम उनके बारे में जानेंगे। तो उन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, ठीक है, उन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 में उन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया। नेशनल एंथम और सॉन्ग को अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो फर्स्ट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें भी एज अ प्रेसिडेंट कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950। आपको ये चीज़ याद रखना है कि फ्लैग को छोड़ के एंथम, सॉन्ग और प्रेसिडेंट सब 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा रिपब्लिक डे है, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एज एनैक्टमेंट में लाए थे। तो जब हमारा आज़ाद हुआ था देश 15 अगस्त 1947 में, तब हमें एक फ़्लैग की ज़रूरत थी, इसलिए हमने फ़्लैग पहले अडॉप्ट कर लिया। दिस इज़ 22 जुलाई 1947 में। बाकी ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको बाद में अडॉप्ट किया। जैसे 24 जनवरी 1950 में राजेंद्र प्रसाद जी को नेशनल एंथम और सॉन्ग को हमने अडॉप्ट किया। तो आपको ये याद रखना है, इसीलिए मैं आपको बार बार ये रिपीट करवा रही हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये 46 नहीं है, 49 है। हाँ, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था, वो कितने दिन में तैयार हुआ? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हुआ था 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज़ में। तो आपको ये याद रखना है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, मतलब हमारी टोटल लागत कितनी थी? 64 लाख, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था वो हमने किया था 26 नवंबर 1949 में। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, सॉरी। यहाँ पे 26 नवंबर 1949 में हमने क्या करा था? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था कब? 26 नवंबर 1949 में। लेकिन हमने एनेक्ट कब किया था? 26 जनवरी 1950 में। आपको याद रखना, अडॉप्शन की डेट हमारे प्रेम्बल में भी लिखी हुई है, आपको ये हमेशा याद होनी चाहिए कि हमने अडॉप्ट कब किया था। जब हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी? पहली थी प्रीएम्बल थी, उसमें आर्टिकल्स थे, शेड्यूल्स थे, पार्ट्स थे, ठीक है। तो कितने आर्टिकल्स थे? अभी का तो नहीं पूछते हैं, क्योंकि अभी तो आर्टिकल्स चेंज होते जाते हैं धीरे धीरे। तो आपको ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब कितने आर्टिकल थे? तब आर्टिकल थे 395 आर्टिकल थे। कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे। और कितने पार्ट्स थे? 12 पार्ट्स थे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये कितने कितने थे। अभी का मत याद रखिए, लेकिन पहले का आपको याद होना चाहिए कि कितने थे। 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स एंड 12 पार्ट्स। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। ये एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स डाले गए हैं। तो आप इनको बार बार रिवाइज़ भी कर सकते हैं। अगर वीडियो ना समझ में आया हो तो आप इसको स्टार्टिंग से फिर से देख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच।